Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's video is an MCQ video which is based on commerce. So students, आज के इस वीडियो में हम 100 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं एंड स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको आपकी प्रिपरेशन जज करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर आप वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले खुद अटेम्प्ट करिए एंड अपने स्कोर नोट करते चलिएगा। दिस विल हेल्प यू इन इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। एंड अगर आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। And yes, before starting the session today, I just wanted to convey that as I upload video daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा रिपीट करते हैं। बहुत ही बार ऐसा पूछा गया है कि कौन से आप मैनेजेरियल जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनको आप किस टर्म से एसोसिएट करते हो या कौन से टाइप के मैनेजमेंट से एसोसिएट करते हो। तो यहाँ पे आपसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है जिसे हम फेडरिक विंसलो टेलर को कहते हैं। ठीक है, FW टेलर को जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। आप अपनी प्रिपरेशन जज करने के लिए स्टूडेंट्स मेरे आंसर बताने से पहले बिल्कुल अपना वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एक पेपर पर आप नोट करते जाइएगा कि आपने कौन सा जो है ऑप्शन चूज़ किया एंड मैंने कौन सा बताया है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप खुद को स्कोर भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड वो स्कोर आप मुझे अगर बताते हैं, कन्वे करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाय। तो जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। तो A से प्रमोटर्स, B बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, C डिबेंचर होल्डर्स या D गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, बोनस शेयर्स आर इशूड टू। तो बोनस शेयर्स हमेशा किसे इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जाते हैं। यहाँ पे रेस्ट ऑफ दी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी पूछ रहा है, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी से एसोसिएटेड जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो कैसी टाइप की लाइबिलिटी होती है। ए सेज इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ओनली, B says statutory only, C says सिविल ओनली या D बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ भी वहाँ पे होती हैं। तो D ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। तो LIC का यहाँ पे आपसे पूछा है कि नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये तो 1956 में हुआ था। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। LIC या GIC इस तरह की जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह के कॉर्पोरेशंस पे बेस्ड इनके ईयर या ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या नेशनलाइजेशन ईयर से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स व्हाट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, A ऑब्जेक्टिव क्लॉज, B नेम क्लॉज, C कैपिटल क्लॉज या D ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे नेम या कैपिटल क्लॉज, ये सारी चीज़ें उसमें जो है प्रेजेंट होती हैं। तो D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, ऑल ऑफ द अबव। इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, द ओल्डेस्ट। ठीक है, एंड द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है कि इन डायरेक्शन हु इज़ गिवन इंपॉर्टेंस। तो जो डायरेक्शन फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसका जो इम्फेसिस होता है या जो इंपॉर्टेंस होती है वो किस पर होती है, किस पे सारी इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस पर्सन को। तो यहाँ पे है ऑप्शंस आपके पास, टू मशीन्स, टू पेपर वर्क, टू मैन या टू प्रोडक्शन। तो देखिए डायरेक्शन इज ऑल अबाउट द पीपल। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा, टू मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस चीज़ की टेक्निक है? ये कंट्रोलिंग की टेक्निक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे D ऑप्शन आपके जो है करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि हाउ इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड एज। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है या कौन से रिजर्व में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ये पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे। तो देर आर ऑप्शंस में क्या क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व है, कैपिटल है या जनरल रिजर्व है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का जो भी प्रॉफिट होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो है कंपनी को मिल गया होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। C ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।
ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा है कि फेमा स्टैंड्स फॉर, सो BHU का जो बहुत ही एक फेवरेट एरिया है जहाँ से वो क्वेश्चन ज़रूर से लेते हैं वो है एब्रीविएशंस। सो प्लीज़ आप जो भी एब्रीविएशंस आपको जिस भी सब्जेक्ट्स में मिलते चले उन्हें एक जगह पर नोट करते जाइएगा स्टूडेंट्स। इससे आपके पास क्या होगा, एब्रीविएशंस का एक कलेक्शन हो जाएगा हर एक टॉपिक से एसोसिएटेड। तो यहाँ पे फेमा का आपसे जो है फुल फॉर्म पूछा हुआ है, दिस स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट WTO। सो यहाँ पे आपको एक ऐसा स्टेटमेंट जो है पॉइंट आउट करना है जो कि गलत है WTO के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास। इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो सही है अबाउट WTO। ठीक है, इट इज़ ग्लोबल इन इट्स मेंबरशिप, ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है। इट हैज़ अ फार वाइडर स्कोप देन GATT, यानी कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था जिसे अबॉलिश करके हटा के WTO लाया गया था, उससे WTO का स्कोप वाइडर है, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। ओनली कंट्री हैविंग मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टोटल GDP कैन बिकम इट्स मेंबर, ये गलत है स्टूडेंट्स। मेंबरशिप के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उनकी GDP जो है किसी एक लेवल पर होनी चाहिए तभी वो उसके मेंबर्स बन सकते हैं, ऐसा किसी भी कंट्री के साथ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जो है इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसे मार्क करेंगे। फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज व्हाट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कन्वर्टिबिलिटी, अगर आप रुपी की कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ए इज बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपीज नोट्स इनटू गोल्ड, बी सेज अलाउइंग द मनी द वैल्यू ऑफ द रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेज, सी इज फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, या डी डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया। सी स्टूडेंट्स, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का यही मतलब होता है कि अगर वो किसी और मेजर करेंसी के साथ उसका कन्वर्जन हो रहा हो तो वो फ्रीली हो, ठीक है, विदाउट एनी हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब ये होता है कि it should be freely permitted to convert a rupee with other major currencies and vice versa, यानी कि अदर मेजर करेंसी को भी रुपी में फ्रीली कन्वर्ट किया जा सके, ये है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि डैश हैज़ बीन फाउंडेड टू एक्ट एज परमानेंट वॉच डॉग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। सो ऐसा कौन सी इसमें से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया है इसीलिए गया था सो दैट इट कैन वॉच ओवर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्टूडेंट्स ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में, एंड सी इज़ द ऑप्शन। कई बार स्टूडेंट्स WTO के इस्टेब्लिशमेंट या उसकी अदर चीज़ें भी पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में। इससे पहले वाला जो अटैम्प्ट था 2019 वाला, उसमें कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही पूछ दिया था। IMF के बारे में भी क्वेश्चंस थे एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में भी क्वेश्चंस थे। ये सब BHU के हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो ये ढूंढने में कि आपको सारा एक जगह पे कहाँ मिलेगा इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो आप मेरे वीडियोज़ की लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल इंपॉर्टेंस के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। उस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है 14th में। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसमें से आपको एक ऐसे ऑप्शन को मार्क आउट करना है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो ए सेज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट इन इंडिया, बी सेज प्राइवेटाइजेशन अप टू 100% हैज़ बीन कैरिड आउट इन ऑल द PSUs इन इंडिया अंडर स्ट्रेटेजिक सेल मैथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट सेल्स अ मेजर शेयर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे किसके बारे में हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट की जो है शेयरिंग होती है किसी भी एक PSU में, उसके बारे में सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, A, B एंड C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, A बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सब जगह पे अभी कैरी आउट नहीं हुआ है और ना ही होगा, आई होप सो वैसे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अप टू 100% हैज़ बीन कैरिड आउट इन ऑल द PSUs, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि सारी जो PSUs हैं उनमें से 100% प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो B भी गलत है आपका ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ C ऑप्शन करेक्ट है कि जो स्ट्रेटेजिक सेल मेथड होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपना मेजर शेयर जो है किसी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को सेल आउट कर देती है। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर सकते हो।
एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछ रहा है कि एडवांस इनकम टैक्स इज शोन इन द, ठीक है, तो अगर आपने इनकम टैक्स एडवांस में पे कर दिया है तो इसे आप कहाँ पे शो करते हो स्टूडेंट्स? इसे हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने इसे पहले से पे कर दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें आपसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि सी का रेशियो क्या होगा एंड जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ फर्म होगा वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोई स्क्रीन राइटिंग टूल नहीं है, सो आई कांट सॉल्व इट फॉर यू, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन दी रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप हु गेट्स 1/3 ऑफ ए शेयर, ठीक है, एंड 1/2 ऑफ बी शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो जितना ए और बी सी को दे रहे हैं उसे माइनस करना है इनके शेयर्स में से, एंड यू विल गेट दी आंसर। अगर आपको इनके सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका आंसर ना आ रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। बट फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2:1:2 इज द आंसर हियर, ठीक है। इसे मार्क कर लीजिए एंड सॉल्व ज़रूर करिएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स जितने भी आज तक मैंने पेपर देखे हैं पास्ट 10 ईयर्स के, उसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है स्टूडेंट्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल्स यहाँ से ज़रूर आते हैं, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सॉल्व कर सकेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा एंड बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आपने रेशियो एनालिसिस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें अटेम्प्ट करना हो तो आप मेरे चैनल पे जो 100 MCQs ऑन अकाउंटेंसी करके एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने रेशियो एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे। ऑलराइट, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज। सो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ये जो बेसिक्स होते हैं आपके थ्योरीज के, उनसे भी आपसे छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। अगर आपको एक्जैक्टली याद नहीं है तो यू विल एंड अप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन रॉन्ग। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि पार्टनर को लोन के ऊपर अलाउ भी किया जाता है, वो होता है 6%। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछ रहा है कि इंटरिम डिविडेंड इज शोन, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड को कहाँ पे शो करते हैं हम स्टूडेंट्स? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, इसे याद रखिएगा। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर आइटम या ये पर्टिकुलर अकाउंट हम कहाँ शो करते हैं, किस चीज़ में जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड विद दिस ऑब्जेक्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40,000 आर इशूड एट पार, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 40,000 के इक्विटी शेयर्स इशू कर दे रहे हैं अगेंस्ट जो आपको रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर्स को ₹1 लाख के, एंड जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रीमियम वाली चीज़ है ना, उससे कंफ्यूज करने के लिए आपको 65,000 भी ऑप्शन में दे रखा है, बट इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीमियम पे आप दे ज़रूर रहे हैं, बट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा, वो सिर्फ बचा हुआ अमाउंट जाएगा, यानी कि 1 लाख में से आपने 40,000 इक्विटी शेयर से इशू किया है तो 60,000 आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स गिवन, ठीक है। आपको यहाँ पे कोड्स नीचे दिए हुए हैं एंड आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के आइटम्स को मैच करना है। सी स्टूडेंट्स, अभी तक बीएचयू में ना MCQs में ये पैटर्न उन्होंने नहीं पिकअप किया है कि वो आपको 2 टेबल्स दे देंगे या लिस्ट दे देंगे और आपको मैच करना होगा। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, बट इन केस अगर होता है ऐसा कभी, तो आपको बहुत केयरफुली इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि कई बार हम कोड्स को ठीक से मैचअप नहीं कर पाते हैं एंड आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो ये ना हो आपके साथ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिर्फ इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया इस क्वेश्चन को। अदरवाइज आपके एग्जाम में अभी तक इस तरह का पैटर्न नहीं लिया गया है MCQs के लिए। सो यहाँ पे लिस्ट 1 में ऑप्शंस हैं ABCD एंड लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं नंबरिंग है 1 2 3 4 करके, एंड जो कोड्स हैं यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो प्लानिंग, ठीक है, तो
प्लानिंग के सामने आप देख सकते हो प्लानिंग ट्रेनिंग से एसोसिएटेड नहीं होता, ना इवेल्युएटिंग ना मोटिवेटिंग से, तो ये फोरकास्टिंग से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे जब आप कोड्स में देखेंगे तो प्लानिंग डिनोट कर रहा है स्मॉल ए को, और इन स्मॉल ए के सामने 2 लिखा हुआ हमें कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सिर्फ ए एंड सी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी एंड डी को आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये सही नहीं है, ठीक है। आपने देखा कि ए यानी कि प्लानिंग, ठीक है, ये फोरकास्टिंग से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ऐसे 2 ऑप्शन ढूंढ लिए हैं जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लानिंग के सामने, और इसलिए ये दोनों में से किसी एक के करेक्ट होने की संभावना है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि सिर्फ ए के ही सामने 2 लिखा हुआ था तो डायरेक्टली आप अपना करेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते थे उसे, बट यहाँ पे सी भी है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग किससे एसोसिएटेड होती है स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग से ऑफकोर्स। स्टाफिंग के जो है एलिमेंट्स में आता है ट्रेनिंग, तो यहाँ पे बी के सामने 1 जब जो कि सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से अगर आपको कभी अगर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करके क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सीधा फंडा है, लिस्ट 1 के किसी भी एक लिस्ट एलिमेंट को आप पकड़ लें, जैसे प्लानिंग है मैंने लिया था सबसे पहले, ठीक है, एंड उससे मैच करें जो कि लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं उससे, और आपको ऑप्शन में इस तरह से एलिमिनेशन करने में भी आसानी हो जाती है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं एंड यू विल एंड अप फाइंडिंग द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कोड जो 2143 है ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स व्हाट? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सारी ही चीज़ें होती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि टेबल ए इज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट? तो टेबल ए इज एन ऑल्टरनेटिव टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जो कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए ऑप्ट नहीं करती हैं वो क्या बनाती हैं? टेबल ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट का, दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दी आउटसाइडर्स, ठीक है। तो इंडोर अगर पूछ रहा है तो ये आउटसाइडर्स से एसोसिएटेड है, ये बात याद रखिएगा, ऑपोजिट होता है ये, ठीक है। सिर्फ ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स वैसे, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमेशा आउटसाइडर्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, तो ये बात याद रखिएगा। एंड यहाँ 24 का करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी को अगर कंपनी रिमूव करना चाहती है तो वो किस तरह से होता है? बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बाय ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग, या डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे होता है कि जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है अबाउट द रिमूवल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रिमूवल होता है, तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। Next we have question number 26. Which one of the following statements is correct in respect of duty drawback scheme? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम होती क्या है, फिर ही आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन से गिवन स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो होती है, दिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग रिबेट्स ऑन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज जो चार्जेबल होता है, ठीक है। इस स्कीम के थ्रू जो भी कस्टम ड्यूटीज़ चार्जेबल होती हैं या फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ जो पेबल होती हैं उस पर रिबेट मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक करेक्ट है। तो ए सेज रिलीविंग एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ ड्यूटीज़ पेड फॉर कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द export goods, ठीक है। B says providing cash incentives to exporters to compensate the duty paid by them in foreign countries, compensating the importers to the extent of import duty paid by them for importing life-saving drugs, या डी प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग द ड्यूटी पेड बाय एक्सपोर्टर्स इफ़ देयर एक्सपोर्ट्स आर रिजेक्टेड इन फॉरेन कंट्रीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही इंपोर्टर्स जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स में डील कर रहे होते हैं उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी में ना कुछ एक्सटेंट तक की जो छूट होती है, जो रिबेट होती है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए आप। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछ रहा है कि इन फॉरेन ट्रेड व्हाट इज़ द प्राइस कोटेड बाय सप्लायर which includes all charges incurred up to door delivery of goods to the buyer, ठीक है। ये कौन सा प्राइस होता है, किस टाइप का प्राइस होता है, इसका पर्टिकुलर जो टर्म होता है ये आपको बताना है, जिसमें जो भी प्राइस सप्लायर कोट करता है
उसमें अलग अलग तरह के जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। किस तरह के चार्जेस, जैसे डिलीवरी जो गुड्स की हो रही है उसमें जो इतना भी कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, वो सारे चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरह के प्राइस को आप कहते हो फ्रैंको प्राइस, ठीक है। ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह से कई बार प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं। प्राइस और कॉस्ट अलग अलग होता है, ऑब्वियसली आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को। एंड जो प्राइस जो है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये फ्रैंको प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी एग्ज़ाम से पहले ही, क्योंकि मैंने देखा है कि कॉस्ट पे पहले भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट में या आपको केस दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि ये किस टाइप की कॉस्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि इस केस में यहाँ फ्रैंको प्राइस की पूरी डेफिनेशन आपको प्रोवाइडेड थी और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन से टाइप का प्राइस है। इसी तरह से कई बार स्किमिंग कॉस्ट या जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इस तरह के आपको जो है डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं स्टेटमेंट में एज अ क्वेश्चन, एंड आपको फिर वहाँ आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस टाइप का प्राइसिंग है, ठीक है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है। तो वो मैं आपको ज़रूर जो है प्रोवाइड कर दूंगी अपकमिंग वीडियोस में ही, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट जो है वो letter of credit cannot be opened by mail. Second says contracts of export of goods and services against payment to be secured partly or fully beyond 90 days are treated as deferred payment exports. तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2 पे आप मार्क करेंगे क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अंडर विच प्रिंसिपल ऑल द राइट्स ऑफ एन इंश्योर्ड आर ट्रांसफर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ क्लेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं जो एमकॉम स्टूडेंट्स के भी काम आ सकती हैं। तो बिल्कुल जो एमकॉम स्टूडेंट्स होंगे, जो एमकॉम एंट्रेंस में अपीयर करने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस पढ़ा है अपने फाइनल ईयर में, एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। स्टूडेंट्स जो भी बीकॉम एंट्रेंस में अपीयर हो रहे हैं, आपको क्लास 12th में भी इंश्योरेंस थोड़ा बहुत जो पढ़ाया जाता है उस पर बेस्ड भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है जिसके अंडर जो भी राइट्स होते हैं इंश्योर्ड के, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी पे जो भी राइट्स होते हैं ना, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और वो इंश्योर्ड फिर क्लेम नहीं कर सकता। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये सब्रोगेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सेज दिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल के बारे में यहाँ सारी चीज़ें कोटेड हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है इन अ मरीन इंश्योरेंस व्हेन मस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इंश्योरेंस। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रेजेंट होना कब ज़रूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई डैमेज हो रहा है तो क्लेम भी मैं ही करूँगी, बट अगर मेरी प्रॉपर्टी है उसे डैमेज हो रहा है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है अनटिल अनलेस आपने उसको या खरीदा या मुझसे जो है पहले का लिया हो, ठीक है, लीज पे लिया हो या जिस भी तरह से आपका उसमें कोई इंटरेस्ट अगर नहीं है, कोई आपकी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है उसमें, किसी तरह से आप इंक्लूडेड नहीं हो, तो आप उससे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस के केस में पूछ रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कब प्रेजेंट होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये दोनों ही टाइम पर जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि हेनरी फयोल इज़ नोन फॉर, तो ये सब तो हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम हेनरी फयोल को जो है एक्नॉलेज करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन। तो देखिए कमांड हमेशा कौन देता है? बॉस देता है। तो यानी यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होगा कि सिंगल बॉस होगा, तभी तो सिंगल आपको कमांड्स जो है एक बार में प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय हुम। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो थ्योरी एक्स एंड वाई है मोटिवेशन की, ये किसने प्रोपाउंड की थी या किसने दी है ये थ्योरी। तो ये डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। इनका पूरा नाम है डगलस मैकग्रॉगर। एंड इस थ्योरी में ये होता है कि ये थ्योरी एक्स बिलीव ये करती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, उन्हें सिर्फ पैसा या अदर फोर्सेस से जो है
की हेल्प से उनको काम करवाया जाता है ज़बरदस्ती, जबकि थ्योरी वाई कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना चाहते हैं, उन्हें पसंद है काम करना, और ये इस तरह से इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने डिवाइड किया है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में। ठीक है, तो ये आप फर्दर पढ़ोगे जब डिटेल में तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि ये किसने प्रोपाउंड की थी। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय डगलस मैकग्रॉगर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, कोऑर्डिनेशन हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स आपको बताने हैं स्टूडेंट्स। तो इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। इसमें से क्या आप बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन का फीचर है? तो आई थिंक ये सारे ही कोऑर्डिनेशन का फीचर काउंट कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। येस, इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे इस जितने भी ए बी सी ऑप्शन में जो भी चीज़ें मेंशन है ये कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि डजेंट एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो दैट एलिमेंट विल नॉट बी हिंडरिंग योर कम्युनिकेशन, यानी आपकी कम्युनिकेशन को कैरी आउट करने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। ए ऑप्शन सेज इट्स नॉइज, बी सेज अफेक्शन, सी सेज फियर एंड डिस्ट्रस्ट, या डी परसेप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है अफेक्शन, बी। तो अगर आपका किसी पर्सन के साथ अफेक्शन है तो आप और क्लियरली अपनी बात उसके साथ जो है शेयर कर सकते हो, एंड जिस सेंस में आप कहना चाह रहे हो उसी सेंस में सामने वाला जो है समझ भी बात पाता है चीज़ों को। बट यहाँ पे अगर नॉइज़ होगी तो भी आप अपनी बात प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। किसी तरह का फियर है, डिस्ट्रस्ट है, तो ये चीज़ें भी जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। एंड अगर आपने किसी तरह का परसेप्शन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इनकोडर ने डिकोडर के बारे में या डिकोडर ने इनकोडर के बारे में, तो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। और ऑलराइट यहाँ पे एक आई थिंक मिस्टेक है कि बी ऑप्शन की जगह मुझसे डी मार्क हो गया, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, डी नहीं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है आपको, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें पूछ रहा है कि अ कंपनी कैन री इशू इट्स फोरफीटेड शेयर्स एज। ठीक है, तो कंपनी के पास जो फोरफीटेड शेयर्स होते हैं वो उसे री इशू करते वक्त किस तरह से कर सकती है? प्रीमियम पे कर सकती है, या फेस वैल्यू पे, या सिर्फ डिस्काउंट पे? तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम पे या फेस वैल्यू या डिस्काउंट पे जिस भी तरह से इशू करना चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दी हुई हैं इसमें से आपको ये बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस या डेप्रिसिएशन, ये रेगुलरली अकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं। ये तो बिल्कुल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं है, ये रेवेन्यू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे डी कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, आप बता सकते हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो मशीनरी इम्पोर्ट नहीं कराते और उसकी कस्टम ड्यूटी रोज़ पे नहीं करते। तो देखिए ये वंस इन अ वाइल होने वाली इवेंट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी ऑन ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इट इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म दिया हुआ है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट शैल बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम में नहीं याद रहा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि जो भी एडमिशन एंड रिटायरमेंट और पार्टनरशिप वाला जो भी पार्ट है ना उसको ज़रूर से कीजिएगा। एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स हर साल आ रहे हैं। ठीक है, एंड श्योर शॉट एक न्यूमेरिकल बनता है, इससे एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई हम इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फ़िलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 9000। एंड एज यू नो मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसी टूल नहीं है जिससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूँ। स्क्रीन राइटिंग टूल्स नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, बट येस ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व इट। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कोऑपरेटिव ऑडिटर स्टार्ट्स हिज वर्क ऑफ ऑडिट फ्रॉम। तो अगर कोई कोऑपरेटिव उसकी ऑडिटिंग हो रही है तो ऐसे ऑडिटर्स अपना काम कहाँ से शुरू करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस तरह की ऑडिटिंग स्टार्ट होती है कैश बुक से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये BHU का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट होता है।
बट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक चेंज हुआ है 2019 से। ये चेंज मैंडेटरीली जो है अप्लीकेबल हो गया है, और इसके बाद से एएस जो है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पहले थे ये अब चेंज हो गए हैं। इसकी जगह इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंड एएस बोलते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2019 ऑनवर्ड्स, मुझे नहीं लगता कि पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से क्वेश्चन पुटअप होंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है ये तो बिल्कुल पुराने वाले पर ही बेस्ड है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर बी है, AS 8, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू AS 8। बट ये जो नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंड AS जिसे हम बोलते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ। मैं आपको बना के रखा हुआ है, अपलोड करना है बस, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और पुराना वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस है और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंड एएस पे बेस्ड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी मैं उसे अपलोड कर दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, When does a body corporate become capable forthwith of exercising all the functions of a company? तो स्टूडेंट्स, कंपनी अपने जितने भी फंक्शंस है उसे कब एक्सरसाइज करने के लिए इनेबल हो जाती है या फिर उसको जो है कैपेबिलिटी मिल जाती है? तो ये कब होता है? ऑन ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि पोहैंग स्टील कंपनी, पॉस्को भी जिसे हम बोलते हैं, इज अ कंपनी ओरिजिनली बेस्ड इन। तो ये कंपनी साउथ कोरिया की है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो कंपनीज MNCs हैं और इंडिया में भी वर्क कर रही हैं या फिर बहुत फेमस हैं, ठीक है। भले ही इंडिया में ना हो, स्टिल अगर वो बहुत फेमस है तो उनकी कई बार जो है ओरिजिनेशन पूछ लेता है कि ये कंपनी बेसिकली कहाँ की है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी था, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 7S ऑफ मैकेंसीज मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस? तो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी, स्टैंडर्ड। ये इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। 7S है मैकेंसी मॉडल में, तो उसमें स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44 भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो एग्रीगेट प्लानिंग एम्प्लाइज ऑपरेशनल प्लानिंग कंसर्न विद डिटरमाइनिंग अ फर्म्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये करेक्ट है। एंड सेकेंड सेज की बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर द एम्प्लॉयज़, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, बोथ 1 and 2, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पे करेक्ट हैं। इनकी डेफिनेशन ज़रूर आप एक बार और ध्यान से पढ़िएगा, रीड आउट करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2, ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपको इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस? तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 करके आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ पहले आती है आपको सिर्फ उस तरह से अलाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सॉर्ट एनालिसिस होता है, उसके बाद हम इनपुट्स पे जाते हैं, देन हम इवैल्यूएशन करते हैं ऑल्टरनेटिव्स का, एंड देन हम लास्ट में एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यस, इट इज़ करेक्ट। 4 1 2 3 करके यहाँ पे कोड बनेगा, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? तो SEZ के बारे में तो हम सब बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे एक ऐसे स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है जो कि करेक्ट नहीं है अबाउट SEZs, ठीक है। तो A says नो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बाय कस्टम अथॉरिटीज, B says नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट, C says मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज आर अलाउड, नो परमिशन फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे सिर्फ A करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिएगा आप। एंड क्वेश्चन नंबर 47 पे मूव करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं आपसे जब थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हो जाते हैं, लेकिन वो आफ्टर ऑल हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारे कॉमर्स से एसोसिएटेड है, तो बिल्कुल आपके कॉमर्स का ही क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे यही पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना वो प्रोड्यूस करती हैं, तो ये थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो ये एसोसिएट होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एस्पेक्ट को भी ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो कि सही नहीं है।
तो पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस को पहले। तो ए सेज इट इंडिकेट्स द फैक्टर्स विच टेंड टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बी सेज इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट। सी सेज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनीज ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। या डी सेज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्लान्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहला ही ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। दिस इज़ नॉट ट्रू कि जो फैक्टर्स जो कि रिटार्ड कर रहे हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो उसकी तरफ टेंड करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इनफैक्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए आप। एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 50, इसके साथ हम अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट आरबीआई इज ट्रू। तो आपको ये बताना है कि आरबीआई के बारे में कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सेज आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। बी सेज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट in India. C, RBI started functioning from 1870 and D, none of these. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कहाँ गलत हो जाता है, देखिए आरबीआई इज़ द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, ये सही है, बट जहाँ पे एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट लिखा हुआ ना, ये बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटीज़ मार्केट को हम सब जानते हैं सेबी रेगुलेट करता है, आरबीआई नहीं, ये बात याद रखिएगा। एंड आरबीआई का जो फंक्शनिंग ईयर था जहाँ से स्टार्ट किया है आरबीआई ने अपनी फंक्शनिंग, वो ऑफकोर्स 1870 नहीं था। ठीक है, तो सी भी इसीलिए गलत हो जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 51। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज। तो यहाँ पे आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो। ए ऑप्शन है आपके पास टू ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज। बी टू कीप द वर्कफोर्स सेटिस्फाइड। सी टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। या डी टू डिक्टेट द सबऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल फंक्शन हमेशा करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड होता है बिकॉज हम अपनी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है ना, उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो की गई है उससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं। जब कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है, इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो हम अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हमेशा एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। एंड इन केस एनी डेविएशन इज देयर, हम एक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं सो दैट जो डेविएटेड पोर्शन है वो स्टैंडर्ड से मैच कर जाए, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कोई डेविएशन ना रह जाए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 52, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट व्हाट। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, दिस फंक्शन एम्स एट व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी जो बिजनेस मैनेजमेंट पे बेस्ड जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया उसमें मैंने हमेशा आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, हमेशा बिजनेस मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चंस आएंगे ही, ये पैटर्न तो चेंज नहीं होने वाला, बट ये एक चीज़ है जो अनचेंज चली आ रही है। कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ BHU इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन फंक्शन से आपसे पूछा हुआ एक क्वेश्चन। ए देख लीजिए, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सनल। बी ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज। सी टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे कि अरे डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव यानी यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 99% ऑफ केसेज में ना ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव ही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, बट 1% चांसेस आर ऑलवेज देयर कि आपको जो ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर है ना, ऑप्शन है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ये आपका आंसर नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं है। कभी भी कोऑर्डिनेशन का प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सनल फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो स्टाफिंग का जो है उससे एसोसिएटेड है, तो ये कोऑर्डिनेशन से सिर्फ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ही एलिमिनेट कर सकते थे, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। एंड अभी जस्ट हमने पढ़ा कि टेकिंग अप द करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये कहाँ पे आता है, ये सिर्फ कंट्रोलिंग फंक्शन का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन में ये चीज़ें नहीं आती। दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 53, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम whereas accountability flows upward from bottom to top। ये कहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आपके बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमेशा ही आएंगे, बट बहुत फ्रीक्वेंटली अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी से क्वेश्चंस आए हैं, पहले भी आए हैं और अभी भी आने के बिल्कुल चांस है। तो इस एस्पेक्ट को एक बार और अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके जो बेसिक्स हैं इसको लेकर वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें, क्लैरिफाइड रहें। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा है कि अथॉरिटी जो होती है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है टॉप से बॉटम की तरफ, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टूवर्ड्स
फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो इसे ये कहाँ पे होता है, ये स्केलर चेन में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 54, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू व्हाट। तो देखिए मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है ये आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनकी एक मोटिवेशनल थ्योरीज में एक ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, काफ़ी एक इट होल्ड्स अ क्रूशियल प्लेस। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 55, सो MBA इज़ अ टेक्निक ऑफ। तो MBO जो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये किस चीज़ की एक टेक्निक है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये कंट्रोलिंग की टेक्निक होती है, इसमें प्लानिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। नाइदर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का ही पार्ट नहीं है ऐसा बता रहे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हो। और डी से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं कि प्लानिंग का MBO से कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज ओनली फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट है आपका, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू, ठीक है। तो जब प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर किसी तरह का प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है तो उस तरह के प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ से ऐसे कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जो आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व ना, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। रेस्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं आप सब जानते हुए कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 58, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कि कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो पहली पेमेंट आप किसे करते हो, ऑब्वियसली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं उन्हें ही सबसे पहली पेमेंट दी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 59, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है एक प्रोविज़न, ठीक है। यहाँ पे आपका ओके ये बाय मिस्टेक मार्क हो गया स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियसली एक प्रोविजन होता है, सरप्लस तो ये है ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक मार्क हो गया होगा, आप इसे प्लीज़ करेक्ट कर लेना। यहाँ पे वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज़ अ प्रोविजन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, बाय मिस्टेक ये बी मार्क हो गया मुझसे, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 4,25,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज़ 4,50,000। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ 25,000 जो कि डिफरेंस है दोनों का, ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व का पार्ट होगा स्टूडेंट्स, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 61, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द पोस्टल बैलेट, द ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी सिचुएशन दी हुई है एंड आपको ये बताना है कि कितने फाइन से जो है आपके जो पोस्टल बैलेट के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर इस तरह की डिफ़ॉल्ट होने पे, इस तरह के केस में कितनी जो पेनाल्टी होगी वो पनिशेबल होगी उनको। तो यहाँ पे देखिए आप बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफ़ॉल्ट। तो अगर एक से ज़्यादा है तो वो बढ़ भी सकता है, तो एक इस तरह की डिफ़ॉल्ट के लिए 50,000 रुपीज़ का पेनाल्टी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 62, अ लिस्टेड कंपनी ऑप्टिंग फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 हैज़ टू सबमिट रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच अ बायबैक विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है स्टूडेंट्स कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है और वो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए जा रही है, ठीक है, तो अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इस जो भी रूल्स हैं, ठीक है, इसी एक्ट में मिलेंगे आपको इसके रिगार्डिंग। तो इट हैज़ टू सबमिट द रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच बायबैक। कितने दिन में करना होता है ये आपसे यहाँ पे पूछा है कि कितना टाइम लगता है ऐसा करने के लिए या कितना टाइम अलाउड होता है बेसिकली। तो देखिए 30 डेज होते हैं सिर्फ ऑफ सच कंप्लीशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड सेबी। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन क्यों गलत है, ये सिर्फ एक ऑप्शन जो है ना इनकम्प्लीट है, ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए गलत हो जा रहा है, अदरवाइज ये सेबी को तो दिया ही जाता है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। एंड विद इन 30 डेज ये करना होता है, ये भी याद रखिएगा। एंड कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है यहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड सेबी दोनों को ही इस तरह के जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं रिगार्डिंग दिस वो उन्हें दोनों को के साथ ही पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 63, तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो वो दे इन्वेस्ट इन अ कंपनी बेस्ड मेनली
सो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी आई थिंक सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी कंपनी के बारे में बिफोर यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन टू दैट। तो आप यही देखते हो कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है एंड वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कहा गया है, आपको ये बताना है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN ये होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है, अ नंबर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट्स टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और टू एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो उसे भी ये जो है इस तरह का नंबर अलॉट होता है, या कोई इंटेंडिंग डायरेक्टर हो या इंडिविजुअल हो जो जिसको शायद बनाया जाने वाला हो डायरेक्टर, उसको इस तरह के नंबर्स को अलॉट किया जाता है। और ये कौन देता है ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है, ठीक है। तो ये आपसे हो सकता है फुल फॉर्म के रूप में पूछ ले कि आप एब्रीविएट करो इस चीज़ को कि DIN क्या होता है या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, या फिर इस रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं कि DIN अलॉट कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे ही एस्पेक्ट इस एक क्वेश्चन से मिल जाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, यहाँ पे इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 65, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड व्हाट। तो अगर इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर की जो भी यूनिट्स हैं उनमें जो गवर्नमेंट है अपना शेयर वो डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 66, तो यहाँ पे आपसे देखिए करंट रेशियोज जो होते हैं ना उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4, सो व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर होगा तो आप इसको चुटकियों में आंसर कर सकते हो, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको इसके बारे में बताने में। तो अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4, तो यानी कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा वो कितने मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का होगा, ठीक है। ऑब्वियसली 12 डिवाइडेड बाय 4 कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, आप सबने अगर पढ़ा होगा करंट रेशियो तो आपको बिल्कुल ये बात याद होगी कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 67, द नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर पास्ट 5 ईयर्स, वो आपको गिवन है अमाउंट, ठीक है, सारे प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट। देन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको इसी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ जब हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी, कि आपको गुडविल वैल्यूएशन से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एंड वहाँ पे आपको आपके जो फॉर्मूलाज हैं इससे एसोसिएटेड वो याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका 1,60,000 आ रहा है, मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है इन केस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखा पा रही, बट अगर आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट मैं एक सेपरेट वीडियो आपको सिर्फ इसके सोल्यूशन के लिए प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे बिकॉज, तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होते ये वाला या अदर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इस वीडियो में, आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ आप मार्क कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी इसके लिए, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, पहले सॉल्व किया उसके बाद इंक्लूड किया, तो डोंट यू वरी, ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है एंड आपको ये बताना है कि व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 19,500, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके देख लेना एंड फिर मुझे बताना कि आपका आंसर आया या नहीं। ओके, अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको अ पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर। तो यहाँ पे देखिए आपको रेशियोज दिए हुए हैं, करंट रेशियो है हमारे पास, लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है, लिक्विड रेशियो एंड नेट वर्किंग कैपिटल दी हुई है, व्हाट इज द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि करंट जो एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ ये कैसे आएंगी, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो से रिलेट करके निकाला जाता है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगी। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देती हूँ, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 70, ऑलराइट, तो डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डेप्रिसिएशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि ये क्या होता है। तो ए इज़ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन से हम किसी एसेट को वैल्यूएट नहीं करते हैं। बी से इज एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, ये कुछ सही लग रहा है। ठीक है, सी और डी भी देख लेते हैं हम एक बार। एलोकेशन ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू पहले आ रहा है, आप समझ ही रहे होगे कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड डी एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऐसा भी नहीं है, यानी हमारा बी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है जो कि डेप्रिसिएशन को अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। एंड हमेशा हर ऑप्शन को जो सिमिलर भी दिखते हैं ना, उन्हें प्लीज़ पूरी तरह से पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए कि क्या डिफरेंस है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, यू कैन सी कि बी और सी बिल्कुल सेम अपियर कर रहे हैं हमें। ठीक है, बट अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं ठीक से और ये नहीं देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ पे है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट पे हमेशा ये चीज़ चेक की जाती है, रियलाइजेबल वैल्यू पर नहीं। ठीक है, सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है। और देखिए, एक ऑप्शन सही और एक ऑप्शन इसीलिए गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 71, ऑडिटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश अंडर सेक्शन 539 फॉर फॉल्सिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अगर ऑडिटर इस तरह के किसी भी ऑफेंस के में पकड़ा जाता है उसे, ठीक है, तो इस तरह के ऑडिटर को कितनी इम्प्रिजनमेंट होती है, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर इस तरह का ऑडिटर किसी तरह के फॉल्सिफिकेशन कर रहे हैं बुक्स में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 7 ईयर्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 72, अनदर ऑडिटिंग रिलेटेड क्वेश्चन। ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द डिसीजन हैज़ बीन गिवन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बीकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको शायद इस तरह से केसेस से एसोसिएट करना नहीं आता होगा अभी, बट आई थिंक जो एमकॉम एस्पायरेंट्स हैं, एमकॉम एंट्रेंस एस्पायरेंट्स, उनको पता होगा कि उन्होंने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम के एक पेपर में ये चीज़ पढ़ी हुई है, जहाँ पे हमें केसेस को पढ़ के जो है उनसे रिलेट करना पड़ता है कि कौन से केस में कौन सा वर्डिक्ट दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, जो बीकॉम एस्पायरेंट्स है वो भी इसे याद कर लीजिएगा प्लीज़। ये लंदन एंड जनरल बैंक 1895 का केस था। ठीक है, ये उससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए एंड याद भी कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, बट स्टिल यू ओनली नीड टू रिमेंबर, इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, द सेक्शन 80A ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड विद द रिडम्पशन ऑफ व्हाट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सेक्शन 80A है आपके जो कंपनीज एक्ट में, तो वो रिलेट करता है आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 74, द कंपनी ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो कंपनी ऑडिटर है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर होल्डर्स, जो कि असली ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे डायरेक्टर, पब्लिक या क्रेडिटर, इनसे इनकी कोई उनके थ्रू एक्चुअली उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं हमेशा। ऑडिटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हुम, शेयर होल्डर्स। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 75 है, इन बैलेंस शीट ऑडिट अकाउंट आर ऑडिटेड। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट में हमेशा जो ऑडिट अकाउंट्स हैं ये कब कब ऑडिट किए जाते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। दिस कैन बी डन एनुअली और हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये हमेशा ऑडिटिंग कब होती है, या तो एनुअली कराई जाती है या हाफ ईयरली। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 76, अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वी हैव। तो यहाँ पे द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन द प्रॉफिट इज 1/5 एंड हिज कैपिटल इज 20,000। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। द शेयर ऑफ पार्टनर इन टोटल कैपिटल विल बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई है कि हमेशा जो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें हमेशा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेस्ड इस तरह के छोटे न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर मिलेंगे स्टूडेंट्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो बुक है आपकी, जिस भी बुक से आपने 12th तक की पढ़ाई की है, प्लीज़ उस बुक को जाके रेफ़र कीजिए और इस तरह के जो भी आपको क्वेश्चंस उसमें मिले, आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, एंड बेटर प्रैक्टिस से हमेशा आप इतना अश्योर कर सकते हो कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और छूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए एंड खुद सॉल्व करके देखिएगा। इनकेस ये ना सॉल्व हो तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, at the time of dissolution the loss of the business will be compensated first
ऑफ ऑल फ्रॉम, तो देखिए अगर स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन का केस है और बिजनेस में किसी तरह का लॉस ऑलरेडी है तो इसे हम कहाँ से कंपनसेट करते हैं, ये हमेशा कहाँ से कंपनसेट होता है, प्रॉफिट्स से, ठीक है। इन केस एनी प्रॉफिट्स वी हैव, हम सबसे पहले जो लॉस हुआ है इस ईयर का या पहले का भी अगर है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से पहले तो कंपनसेट करते हैं अगर इन केस कंपनी जो है डिसोल्यूशन के लिए जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 78, द मीनिंग ऑफ रिटन डाउन वैल्यू इज, तो ये रिटन डाउन वैल्यू की आपको यहाँ पे मीनिंग बतानी है स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स रिटन डाउन का मतलब यही होता है कि आप बुक वैल्यू में से उसके डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दीजिए एंड ये आपकी रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए डेप्रिसिएशन का एक मेथड ही होता है जिसका नाम होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये याद होगा ऑफ कोर्स आपको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, अनदर न्यूमेरिकल। तो गिवन है आपको डिप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कितना है, 2000 पर ईयर है। एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 5000, स्क्रैप वैल्यू है 1000, स्पैन ऑफ लाइफ इज 10 ईयर्स, द कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी। तो ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स अगर आपको याद हो कि ये किस तरह से हम निकालते थे तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में चीज़ें पुट करनी है और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लगे कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, ये पक्का बहुत डिफिकल्ट होगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूले में जो है सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज़ ए 20,000, ठीक है। यहाँ पे 20,000 आंसर आ रहा है मेरा, तो यही आया था, ठीक है। इनकेस आपका जो भी आंसर आता है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे मूव करते हैं, अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वी हैव हियर। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है ये क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे निकालना है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे मेथड चेंज है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया था बी 18,000, इसे याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, तो इंटरनल चेक इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 82, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू हुम। तो देखिए जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है ये किसे जो है सबमिट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है विद अ कॉपी टू द कंपनी, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑडिटिंग की रिपोर्ट होती है दो जगह पे जाती है, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी दोनों को मिलती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, अ कंपनी ऑडिटर एड्रेसेस हिज रिपोर्ट टू। तो जो कंपनी ऑडिटर जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है आफ्टर द ऑडिटिंग इज डन, तो उस रिपोर्ट को वो किसे एड्रेस करता है, बेसिकली ये मेंबर्स के लिए होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 रिलेट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आई वुड सजेस्ट कि BHU जो BCom एंट्रेंस के एस्पायरेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करें, ये सिर्फ आई थिंक MCom स्टूडेंट्स ही रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये आपने कंपनीज एक्ट 1956 को ऑफ कोर्स अपने कंपनीज लॉ वाले सेक्शन में पढ़ा होगा, उस पेपर में ये पूरी चीज़ें हैं और आपको याद भी रखना पड़ता है स्टूडेंट्स कि कौन से सेक्शन में जो है कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स से बताना है कि कौन सा सेक्शन एसोसिएटेड होता है, तो ये सेक्शन 209 होता है स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर Z एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:4:3, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन X and Y विल बी। तो ये भी स्टूडेंट्स उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1:2 आंसर आएगा। एंड ऑफ कोर्स इसे भी आप खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास, BIPA विद सूडान कम्स इनटू इफेक्ट वाज द न्यूज़, इट ये एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। तो BIPA जो एग्रीमेंट अभी न्यूज़ में था ये किस लिए है, ये किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 87 अनदर न्यूमेरिकल, इसमें आपसे पूछा है द बैलेंस ऑफ ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है आपको जो कि 1 अप्रैल 2012 का है, जो कि है 10,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ये भी आपको गिवन है विच इज़ 12,000 एंड द न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड वॉज 15,000, ठीक है। What is the total amount to be debited to profit and loss account on account of bad debts and the provision for doubtful debts। तो देखिए स्टूडेंट्स हमेशा ओल्ड माइनस हम जो ड्यूरिंग द ईयर वाली चीज़ें होती थी और ये सब करके न्यू निकालते थे, वैसे ही आपको निकालना है। तो कितना प्रोविज़न आपको रिक्वायर्ड होगा ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और सी आपका जो करेक्ट है ऑप्शन वो सी है, ठीक है। 17,000 आंसर आएगा। इनकेस आपसे ये नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ऑल्दो ईजी है, आप
आई होप सॉल्व कर पाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 88 अनदर न्यूमेरिकल, इसमें पूछ रहा है कि ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड हैविंग कैपिटल ऑफ ₹30,000 ए की है, ठीक है, एंड 15,000 बी की कैपिटल है, डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, ठीक है, आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज कैश रियलाइज फ्रॉम द वेरियस एसेट्स वॉज ₹15,000। इस अमाउंट को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इट विल बी 9,000 एंड 6,000, जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर हुआ है 3:2, इसी रेशियो से आप अगर डिवाइड कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज़ ए को 9,000 मिलेगा एंड बी को 6,000, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 89, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3, एडमिट जेड ऑन 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म, जेड टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई, ठीक है। अब आपको न्यू रेशियो बताना है एक्स वाई जेड के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आंसर 29:11:30 आ रहा है। थोड़ा सा अतरंगा सा रेशियो ज़रूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। एंड इतने सारे न्यूमेरिकल्स देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको आपके एग्जाम का जो पेपर होगा ना, उसमें आई कैन अश्योर यू कि इस तरह के 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके एडमिशन से होने वाले हैं, कुछ आपको रेशियो से मिलने वाले हैं और कुछ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से आएंगे ही आएंगे। और इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपको क्वेश्चन ज़रूर से मिलेंगे इन टॉपिक्स से। तो इस पर जितनी आपकी होल्ड रहे उतना बेटर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 90 भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और यही सोच के कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल्स को आपके लिए इंक्लूड किया है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, क्लोजिंग पता है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको यहाँ पे मेंशन है, अमाउंट ऑफ परचेजेस निकालना है जो कि आएगा आपका 20,000, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 91, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए एरर ऑफ कमीशन ये सारे ही हैं ABC, सिर्फ D को छोड़ के, क्योंकि एस्केप फ्रॉम पोस्टिंग एरर ऑफ ओमिशन में आता है, कमीशन में नहीं। तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनल चेक मीन्स व्हाट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अनदर एक क्वेश्चन इंटरनल चेक से ही रिलेटेड आप यहाँ देख रहे हो। इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इंटरनल चेक रिलेट्स टू व्हाट, तो वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड होता है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये इलेबोरेटेड वे में बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, A इज चेकिंग ऑफ अकाउंट्स बाय कैशियर, B सेज चेकिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द इंटरनल ऑडिटर, C चेकिंग द वर्क ऑफ वन पर्सन बाय अनदर ऑटोमेटिकली, या D मैनेजेरियल कंट्रोल इंटरनली ओवर द सबऑर्डिनेट्स। तो ये C ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। इंटरनल चेक में होता क्या है, वन पर्सन डज द वर्क एंड अनदर, उसका काम इस तरह से, उन दोनों का काम रिलेटेड होता है कि जो फर्स्ट पर्सन का किया हुआ काम होता है वो सेकंड पर्सन से ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही इंटरनल चेक कहते हो आप। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन इंक्लूड्स व्हाट। तो देखिए वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड टाइटल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो D ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 94, बाय होम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड। तो अगर ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है तो ये कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के भी थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑफ कोर्स 99% वाला केस है जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, बट ऑलवेज बी वेरी श्योर, ठीक है। हमेशा ऑल ऑफ द अबव जब भी आपको ऑप्शन मिले ना, तो आप क्या कर सकते हो कि रेस्ट जो ऑप्शन है ABC, हमेशा ऑब्वियसली यही होता है कि D ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव होता है एंड रेस्ट ऑप्शन ABC में कुछ और चीज़ें दी होती हैं। आप सबसे पहले उसे रिलेट करिए कि A अगर करेक्ट है और B भी अगर करेक्ट है तो आप श्योर हो सकते हो कि यानी आपका D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर सकते हैं, बट हमेशा C ऑप्शन को भी एक बार जस्ट टू इंश्योर मोर सिक्योरिटी आप एक बार उसे भी चेक कर लिया कीजिए कि ये ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे उससे कितना एसोसिएट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी जा सकते हो या एलिमिनेशन से भी जा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जगह कुछ और लिखा होता तो मैं एलिमिनेशन से जा सकती थी कि ओके यहाँ पे यानी ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन नहीं है मेरा। मैं इस तरह से भी जो है चीज़ें चेक ज़रूर करती हूँ। ऑल ऑफ द अबव इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कई बार दिया होता है। तो इसलिए मैं हर बार यही कहती हूँ कि इससे बहुत बच के रहा करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके पास, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेट इज़। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो
पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है रिगार्डिंग जो फर्म की डेट होती है वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के केस में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यही पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चंस पहले भी आए हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कौन से बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कौन से में लिमिटेड होती है, ये पहले भी पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास, अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच एटलीस्ट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 51% स्टेक कंपनीज में जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपना रखती ही है, सो दैट उनकी जो ओनरशिप है वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र ना हो। एंड 51% स्टेक रखने से मिनिमम 51%, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए एटलीस्ट पूछा है आपसे, ठीक है, इतना मिनिमम रखते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तभी उसे हम जो है गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके पास, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय। तो देखिए प्लानिंग हमें कौन करके देता है, लोअर मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, मिडिल मैनेजमेंट उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ही होती है, करवाने के लिए होती है बेसिकली। तो हमेशा जो प्लानिंग फंक्शन होता है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स आपकी आप ये देखिए कि प्लानिंग फंक्शन एग्जीक्यूट कौन करवाता है, कौन कर रहा होता है, तो बनाया किसने होगा, वो ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके पास, स्पेशल प्लान्स मेड फॉर फेसिंग कॉम्पिटिशन आर नोन एज। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे स्पेशल प्लान्स जिन्हें हमने स्पेशली किसी एक कंटिजेंसी के लिए बनाया होता है, जैसे कि कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के प्लान्स को हम क्या कहते हैं, तो दीज प्लान्स आर कॉल्ड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। स्ट्रैटेजीज हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इस तरह के भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के या पॉलिसीज़ के, तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेशल प्लान को पूछा था, तो भी आप बता सकते थे कि ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके पास, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में यही आता है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग जो है, कितने उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इससे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर इज व्हाट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऑडिटर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो ए ऑप्शन इज टू examine arithmetical accuracy of accounts, B is to detect and prevent the errors, C is to detect and prevents fraud, या D all of the above। तो ये तीनों ही उसके फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आप यहाँ पे all of the above को मार्क कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप द सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो thank you so much for listening patiently, and I will see you in the next session. Till then, you keep preparing, and in case you have any concerns, please let me know. You can post your doubts in the comment section, and also you can DM me on Instagram @aim4bhu. And if you like this content, please like the video, share it with your friends, and in case you haven't subscribed yet, so please subscribe now, and also don't forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. And happy learning, students.